नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में मुस्लिम आबादी प्रजनन दर से नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के कारण बढ़ रही है। शाह ने आंकड़े देते हुए कहा कि मुस्लिम आबादी 24.6% बढ़ी है, जबकि हिंदू आबादी 4.5% घटी है। उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन के बाद दोनों तरफ से घुसपैठ हुई, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन बदला। शाह ने जोर दिया कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही होना चाहिए। साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का बचाव करते हुए कहा कि ये कानून उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए है जो धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए हैं। बीजेपी ने इसे अपने दिल्ली चुनाव अभियान का अहम मुद्दा भी बनाया है। एयरलाइन पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सभी बोइंग 787 विमानों को तुरंत ग्राउंड करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि हाल में एयर इंडिया की 2 उड़ानों वियना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 154 और बर्मिंघम लैंडिंग वाली AI 117 में तकनीकी खराबी आई थी। पायलटों ने इसे एयर इंडिया के खराब रखरखाव का नतीजा बताया है। हालांकि एयर इंडिया ने इलेक्ट्रिकल फेलियर से इनकार करते हुए कहा कि दोनों विमान सुरक्षित लैंड हुए और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ। एयरलाइन ने बताया कि RAT का डिप्लॉयमेंट अनकमांडेड था और इसकी जांच DGCA को भेज दी गई है। पायलट संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इन घटनाओं की गहराई से जांच नहीं हुई तो देश में हवाई यात्रा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया, जिससे आलोचना भड़क उठी। वरिष्ठ महिला पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टर को भाग लेने से रोका गया। पत्रकारों ने इसे तालिबान की महिलाओं विरोधी सोच और भारत में भेदभावपूर्ण नीति लाने का संकेत बताया। लेखिका नयनीमा बसु और अन्य पत्रकारों ने इसे हास्यास्पद और अस्वीकार्य बताया। MEA ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी बीच भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोलने का ऐलान किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाबहार बंदरगाह और भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का एक अहम रास्ता है और दोनों देशों को मिलकर इसमें आने वाली रुकावटें दूर करनी चाहिए। मुत्तकी ने माना कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रास्ता दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी किसी और के कब्जे में नहीं है और कहा कि देश में 4 साल से शांति है। मुत्तकी के मुताबिक पिछले 8 महीनों में अफगानिस्तान में कोई बड़ी घटना नहीं हुई और अब देश किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के बाद वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने कहा कि ये सम्मान वेनेजुएला के सभी लोगों के संघर्ष की पहचान है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम आजादी की दहलीज पर हैं और अब पहले से ज्यादा हमें राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिकी देशों और दुनिया के लोकतांत्रिक राष्ट्रों का साथ मिला है। मचाडो ने इस पुरस्कार को वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया, जिन्होंने उनके मुताबिक हमारे मकसद को मजबूत समर्थन दिया। मचाडो ने कहा कि ये पुरस्कार उनके देश में आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई को और ताकत देगा। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर सीधे निशाना साधा है। कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चियोंग ने कहा कि समिति ने शांति से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति समझौते कराते रहेंगे, युद्ध रोकेंगे और लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, लेकिन नोबेल समिति ने राजनीति को चुना। चियोंग ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ट्रंप जैसा कोई नहीं, उनका दिल एक सच्चे मानवतावादी का है और उनकी इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये फैसला पक्षपातपूर्ण है और वास्तविक वैश्विक शांति की प्रतिबद्धता से कोसों दूर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला की नेता मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ना मिलने पर अपनी राय रखी। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने शांति के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए, खासकर मध्य पूर्व में इस्राएल और गजा के बीच हालिया युद्ध विराम में। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार नोबेल समिति ने ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया है जिन्होंने शांति के लिए खास योगदान नहीं दिया, जिससे पुरस्कार की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में आ गई है। पुतिन ने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं पता कि ट्रंप इसके योग्य हैं या फिर नहीं, लेकिन ट्रंप के शांति प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बयान नोबेल पुरस्कार को लेकर वैश्विक बहस को फिर से गर्म कर सकता है।
इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को दिया जाएगा। इसकी नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को घोषणा की। ये पुरस्कार उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से शांतिपूर्ण संक्रमण की उनकी अथक लड़ाई के लिए दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगा है क्योंकि उनकी जोरदार लॉबिंग के बावजूद मचाडो को ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला। ट्रंप खुद को मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में शांति प्रयासों का श्रेय देते रहे हैं और कई मौकों पर तो उन्होंने सीधे सीधे खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार तक बता दिया था। वो इसके लिए लगातार कैंपेन करते रहे और कई देशों व नेताओं ने उनके अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रबवाह शहर में शुक्रवार को अहमदिया समुदाय की मस्जिद पर हमला हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। हमला रबवाह के गोल बाजार इलाके में स्थित बैत अल मेहदी मस्जिद पर हुआ, जब लोग इबादत कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक 4 हमलावर एक वाहन में आए, जिनमें से एक ने मस्जिद में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी। अहमदिया समुदाय के स्वयं सेवकों ने तुरंत जवाबी फायरिंग की और एक हमलावर को मार गिराया, जबकि बाकी 3 फरार हो गए। डीपीओ चिन्योड अब्दुल्ला अहमद ने बताया कि हमले को नाकाम कर दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। प्रशासन ने प्रवेश और निकास मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और कैदियों की रिहाई पर समझौता तो हो गया है, लेकिन गजा में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हमास के नियंत्रण वाले गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 71 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जारी संघर्ष में मृतकों की संख्या बढ़कर 67,211 हो गई है। इजराइल की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि गजा में स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी सुविधाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। लोगों को अब भी दवाओं, पानी और भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को पार्टी के कई बड़े नेता, पूर्व सांसद और विधायक तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए। बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश भी राजद में आए। संतोष कुशवाहा, अजय कुशवाहा और राहुल शर्मा जैसे नेताओं ने भी अपनी पार्टी बदली। तेजस्वी ने कहा कि जिन लोगों ने जेडीयू के लिए मेहनत की, उन्हें अब इज्जत नहीं मिल रही और भाजपा जेडीयू को खत्म करने में लगी हुई है। नए शामिल हुए नेताओं से परिचय कराते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब बिहार की राजनीति में समीकरण बदलने वाले हैं। ये कदम आरजेडी की ताकत बढ़ाने और चुनाव में निर्णायक साबित होने की तैयारी दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करूर भगदड़ मामले की जांच को लेकर तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलागा वेट्रेटी कझागम और अन्य की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठन के निर्देश को चुनौती दी गई थी। पार्टी ने दावा किया कि अगर जांच सिर्फ तमिलनाडु पुलिस करेगी तो निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल है। इसमें हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई गई कि भगदड़ के बाद किसी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने कहा कि रैली में करीब 27,000 लोग जुटे थे, जबकि अनुमानित संख्या 10,000 थी। विजय के कार्यक्रम स्थल तक 7 घंटे की देरी को भी त्रासदी का कारण बताया गया। अब सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के ऑफिस में सुरक्षित रखी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ निर्देश दिए हैं कि उनकी मंजूरी के बिना ट्रॉफी को कहीं भी नहीं ले जाया जाएगा। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत पाक के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर तनाव है। अगले साल भारत में होने वाली इस टूर्नामेंट में एशिया की शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी। भारत पाक मैचों के लिए न्यूट्रल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल अपनाए जाने की संभावना बनी हुई है। नकवी का सख्त रुख ट्रॉफी और टूर्नामेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। आने वाले महीनों में ACC और क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट की पूरी रूपरेखा भी तैयार कर सकेंगे। दलित IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए शर्तें रख दी हैं। परिवार ने कहा है कि पोस्टमार्टम और दाह संस्कार तभी किया जाएगा जब तक FIR में संशोधन करके DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिरजानिया के नाम शामिल नहीं किए जाते। पुलिस ने आरोपियों के नाम ना लिखकर सीधे ये लिखा है कि सुसाइड नोट में जो नाम है वो आरोपी हैं।
जबकि पूरण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने अपनी लिखित शिकायत में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के नाम लिखे थे, क्योंकि उनके पति ने भी कुल 8 अफसरों में इन दोनों का खास तौर पर उल्लेख किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन के बावजूद चुप्पी साध ली है। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। पूरण कुमार के परिवार के एक सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दिए गए वादे के अनुसार इन दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को परिवार को आश्वासन दिया था कि दोनों अधिकारियों को भेजने का फैसला शाम 5 बजे तक ले लिया जाएगा। हालांकि कुछ नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।